Hello and welcome to the print. Today we have with us Mr. Ashok Tawar, BJP candidate from Sirsa parliamentary constituency. He was elected from here in 2009 on Congress ticket. He also contested 2014 and 2019 elections unsuccessfully, and this time he is from BJP. आपका स्वागत है प्रिंट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अशोक तंवर जी, आपको अभी चुनाव प्रचार करते हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने टिकटें काफ़ी पहले डिक्लेयर कर दी थी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? देखिए, माहौल तो पूरे देश में भी आज बीजेपी के पक्ष में है। पूरा देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहता है, देश विकसित करना चाहता है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति हम अगले 5 वर्षों में बने, ये पूरे देश का सपना है। और 140 करोड़ लोगों में से जो 100 करोड़ लोग इस बार वोट देने वाले हैं, उनकी सामूहिक शक्ति के माध्यम से ही वो संभव है। और हरियाणा की जहाँ तक बात है, हरियाणा में पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे। हमारा किसी व्यक्ति, किसी पार्टी से कंपटीशन है ही नहीं। हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है। जो पिछली बार हमारा मार्जिन था हर लोकसभा के अंदर, उसमें हम किस तरीके से उसको डबल करें, ट्रिपल करें। हर बूथ के ऊपर पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 370 वोट हम कम से कम जोड़ने का काम करेंगे। तो पिछले 2 महीने से उसी पूरे प्रक्रिया को लेकर के हम लगे हुए हैं। ग्रास रूट पे लोगों से जनसंपर्क है, रैलियां हैं हमारे, और तमाम कार्यक्रम हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना आउटरीच हमने किया, वो चाहे पिछले 5-10 वर्षों में हो। भारतीय जनता पार्टी तो एक वेल ऑयल्ड, मैं समझता हूं कि इलेक्शन मशीनरी है, जो हमेशा लोगों की सेवा में लगी रहती है और जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण का है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जब आप 2009 में यहाँ से एमपी बने थे, तो उस वक्त पे आप इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 2014 के इलेक्शन से पहले आपको हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और आज जो आपके सामने कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो भी आपके साथ ही पार्टी में थी। बल्कि मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है, कि जब 2019 में आपकी जगह उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उसी के बाद कुछ विवादों को लेकर आपने पार्टी भी छोड़ी थी। तो आपको कैसा अब लगता है कि आपके सामने वो प्रत्याशी हैं? हालांकि आईएनएलडी और जेजेपी ने भी प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अपना मुकाबला इन तीनों में से किससे मान रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप अपने ही एक पूर्व सहयोगी के सामने लड़ रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैंने पहले ही कहा कि मुकाबला हमारा हमारे खुद से है। बाकी जो पार्टियां हैं वो क्यों हिम्मत नहीं कर पाई कि वो पहले कैंडिडेट दें, क्योंकि कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आज सामने हर व्यक्ति को पता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगा, जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में काम हुए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं गरीब व्यक्ति तक, शौचालय से लेकर के सड़क, नाली, गली, उनके घर को छत, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, उसके साथ साथ बच्चों के वजीफ़े, आज पेंशन, हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है और है 1000 से लेकर के, उस समय 1000 हुआ करती थी, आज 3000 है। तो हर वर्ग का नल से जल, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंची। आज गांव का एक गांव के अंदर 20-20, 30-30 करोड़ रुपया पिछले 5 वर्षों में वो सरकार ने देने का काम किया। तो गांव हो, शहर हो, अनऑथराइज कॉलोनी होती थी पहले, हम जाते थे, देखते थे, बहुत बुरा हाल था। आज पूरा कायाकल्प हो गई है। तो बहुत संवेदनशीलता के साथ देश के हर वर्ग को ध्यान में रख कर के फैसले हुए। किसानों के लिए यहाँ पर सिरसा पार्लियामेंट के अंदर, आप तो खुद जानते हैं कि कृषि बहुल इलाका है, और गेहूं के उत्पादन में लगातार कई साल हमें नेशनल अवार्ड भी मिले। तो जो पैदावार यहाँ पर होती है वो भी उम्दा है, और कई बार जब नुकसान होता है तो वो भी। तो पिछले 5-6 वर्षों के अंदर 4,500 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में आया। डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, उसका जितना फ़ायदा गरीब आदमी को मिला है, किसान को, और यही मोदी जी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो
आज़ादी से लेकर के लोग हमेशा जिनके लिए बातें तो होती थी कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी कभी हटी नहीं। और आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। साथ साथ जो देश के पुराने बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, 550 साल से भगवान राम को ही बीपीएल बनाया हुआ था, लोगों ने टेंट में रखा हुआ था, वो दिव्य भव्य मंदिर बना। धारा 370 ख़त्म हुई। करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बाबा नानक की धरती है उसको भारत की धरती से जोड़ा गया। महिलाओं के लिए आरक्षण आया। हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर 3 तलाक ख़त्म हो गए। नागरिकता कानून जो नया संशोधन आया, जो दूसरे मुल्कों में हमारे लोग प्रताड़ित होते थे, सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, और किसी धर्म के आधार पर भेदभाव होता था, आज उनको नागरिकता दी गई। हमारे कल मैं इलाहाबाद में था, 750, आपको तो पता है बहुत लंबा इशू था वो भी, और 750 लोगों को नागरिकता मिली। तो हर क्षेत्र में बेनिफिट हुआ। आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहे हैं। बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट, रोड के प्रोजेक्ट, 4 लेन 6 लेन। और जब हमें पहली बार मौका मिला तो 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उस समय भी हम लेकर के आए। आपको तो पूरा संज्ञान है, डबवाली से लेकर के हिसार तक का हाईवे वो उसी समय बनना शुरू हुआ। न्यूक्लियर प्लांट का काम जारी है। स्कूल, अस्पताल, पूरे मेडिकल कॉलेज, आज धीरे धीरे पूरी व्यवस्था बदली है। और जितना मैं समझता हूँ किसानों के लिए नहरें, खाले, ये इसके ऊपर काम हुआ, बागवानी मिशन के ऊपर काम हुआ, हमारे तमाम तरीके की जो सुविधाएं मिली, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सी ताकतें आज ये कोशिश करती हैं कि उनकी आड़ में वो करें। और मैं समझता हूँ कि देश इस बात को जानता है, पूरा इलाका समझता है कि जो लोग नकार दिए गए हैं पिछले 2 बार, 2014 में, 19 में, ये वो एक लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम दोबारा वापसी आए। तो आज बाबा साहब का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर के, हकीकत में खतरा उनको है कि जल्दी जो है देश कांग्रेस मुक्त होगा, विपक्ष मुक्त होगा। आपने ही खुद अभी किसानों की बात की, और ये भी सत्य है कि कई सीटों पर किसानों द्वारा बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध किया जा रहा है, और ऐसा हमें सिरसा में भी कई देखने को मिला, हमने कुछ वीडियोस देखी। तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो आप चिन्हित करेंगे तो दूसरी पार्टियों के पदाधिकारी हैं। किसान जो बात अपनी रखना चाहते तो उन्होंने रखी है, आगे भी हमेशा। आज 14 फसलें हैं हरियाणा के अंदर जिस पे एमएसपी सरकार देती है, भावांतर देती है। जो मुख्य हमारी फसल है, धान है, हमारा गेहूं है, उसके ऊपर तो हम पैदावार भी करते हैं और उसका भंडारण भी होता है। आज वही अनाज पहले सड़ जाता था, आज वो लोगों के पेट में जाता है। अगले 5 साल फिर संकल्प लिया है। तो बिना पर्ची, बिना खर्चे की सरकार यूथ एम्पावरमेंट के लिए जिस तरीके से काम किया, उनको लोन देने का काम किया, और यही मोदी जी की खासियत है कि वो सपनों को हकीकत में बदल देते हैं और जो काम संकल्प लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। मैं तो इतना ही सब साथियों से कहूँगा कि ये देश बनाने का चुनाव है, तो देश बनाने के इस चुनाव में मजबूती से मोदी जी का साथ दें, कमल खिलाएं, पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ करें। आज सिरसा की 400 पार जो सीटें आनी है उसमें मजबूत हिस्सेदारी कैसे हो, ताकि हम इस इलाके में कृषि आधारित उद्योग लेकर के आ सकें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आ सकें, बड़ी मदर इंडस्ट्री आ सके। पहले पुराने टाइम में, आज से 15-20 साल पहले, एक चैलेंज ये था कि छोटे छोटे रोड थे, कनेक्टिविटी इशू था। हम बात करते थे तो लोग कहते थे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। पिछले 10 वर्षों में पूरे देश की, ये कोई सिरसा अकेला नहीं है, पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक बेमिसाल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। पूरी दुनिया आज भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मैं तो इतना ही सबसे कह सकता हूँ कि देश के चुनाव में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, बिना भ्रमित हुए, और जैसे पहले जनादेश दिया उससे बढ़ चढ़ करके जनादेश दिया। आपने अभी जितने भी मुद्दे जिन पे बीजेपी या आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सभी विकास के मुद्दे डिस्कस किए हैं। परंतु आजकल प्रधानमंत्री जो अपनी रैलियों में मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, एक तो मंगलसूत्र भी आपका छीन लिया जाएगा, आपके अगर 2 भैंस है तो उनमें से एक खोल के ले जाएंगे और किसी विशेष धर्म के लोगों में बांट देंगे। तो उन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन मुद्दों को, ये तो जो मुद्दे निकल कर के आए हैं, ये जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बातें डाली, उनके जो नेता बोलते हैं, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि किस तरीके से वो नए नए कानून बना करके जो लोगों का
प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं उसमें किस तरीके से वो करेंगे। और ये तो हमेशा कोशिश रही है कांग्रेस पार्टी की कि किस तरीके से जो है वो लोगों को अधिकार देने के बजाय उनसे अधिकार छीनने का काम करें। और इसलिए मैंने कहा कि वो आज न्याय की बात तो करते हैं लेकिन अन्याय तो उनके यहाँ भरपूर है। 55 साल 60 साल देश को चलाने का मौका उन्हीं को मिला। जब वो नहीं कर पाए, लोगों ने फिर भारतीय जनता पार्टी को चुना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को चुना और आज पूरी दुनिया उनके नेतृत्व के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया देख रही है कि 2024 का भारत वो कैसा जनादेश देगा। और ये जो 5 सेकंड बटन दबाएंगे लोग, ये 5 सेकंड 5 वर्ष बाद जरूर उनको मौका मिलेगा, लेकिन ये आगे 20 30 50 100 साल की राजनीतिक दिशा को तय करेगा, देश के भाग्य को निर्धारित करेगा। तो मैं तो इतना ही सबको कह सकता हूँ कि और ज़्यादा मजबूती के साथ आज देश को खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, वो विपक्ष का और दूसरे जो लोग हैं उनका इस्तेमाल करके देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। और देश कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आज मौका है हमारे पास, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी 65% आबादी हमारे 35 साल से नीचे की है। और किसी भी देश ने तभी तरक्की करी जब उसके पास सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। आज एक बार फिर मौका आया है 250-300 साल बाद, और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें और भारत भूमि, इस भारत माता के जो हमारे बच्चे हैं उनका सबका भविष्य उज्जवल हो। भविष्य में आज 60 देश ऐसे हैं जहाँ पर हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जब हमारा ताकत बढ़ेगी तो वो समय भी आएगा जब हम विकसित देश होंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान की तरह, तो हमारा और पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। आज पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि एक ख्याति है। जिस तरीके से मोदी जी G20 हुआ, आज पाकिस्तान और चीन उस तरीके से हमारी तरफ नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। हर रोज़ वारदातें होती थी, हमारे गाड़ियों पे लिखा होता था कि कोई भी वस्तु, लावारिस वस्तु बम हो सकती है, ना छुएं। अब जो बम फेंकने वाले थे आतंकी थे, आतंकवाद उग्रवाद को जो बढ़ावा देते थे, अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देते थे, आज वो हाशिए पे चले गए। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा केवल यहाँ तक सीमित नहीं थी, वहाँ पर जो संवैधानिक अधिकार थे हमारे पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के, जो केंद्र की योजनाएं थी वो भी लागू नहीं हो पाती थी। तो जो संविधान की बात कर रहे हैं, क्यों उन लोगों ने 2 संविधान लागू किए इस देश के अंदर, क्यों 2 विधान थे, क्यों 2 अलग अलग झंडे थे, इसका भी जवाब मैं समझता हूँ विपक्ष को देना चाहिए। तो जब तक आप कांग्रेस में थे तो आप राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माने जाते थे। आज राहुल गांधी इस चुनाव में जो ओपोजिशन का फेस बन के उभरे हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने छोड़ा उसके बाद और भी उनकी टीम के कई लोगों ने छोड़ा, तो ऐसा क्या था, क्या हुआ, क्यों आपको ये कदम लेना पड़ा था उसमें? देखिए, लंबा समय हमने बिताया कांग्रेस में, करीबन 25 साल बिताए। और मैं तो साधारण परिवार से हूँ, किसान मजदूर फौजी परिवार से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं हम लोग, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। तो मेरे जैसे लोग इन पार्टियों में अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ तो परिवारवाद हावी है, यहाँ पैसे का बोलबाला है, एलीट कल्चर है, काम करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आज इसीलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो पार्टी कमज़ोर हुई है। वो उनको मुबारक, उनकी कार्यशैली, अनुशासनहीनता वहाँ पर है। जिस तरीके से गुटबाजी आप अभी भी देख रहे हो, समैन के अंदर कई जगह, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो लठमार जो कल्चर है कहीं ना कहीं वो भी थी। दूसरा, काम कोई और करे। करीबन मैं 5 साल 8 महीने लगातार रहा। मैंने इस बात का वैसे तो जवाब बार बार दिया है, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन काम कोई और करे। और जब समय आता है टिकटों का तो आकर के किसी और को दे दें। जो लोग अपना बच्चों का पेट काट करके राजनीति करते हैं, कोई 20 साल देता है, कोई 30 साल देता है, एक उम्मीद के साथ कि एक समय हमारा भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के, लाखों लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये हरियाणा में नहीं पूरे देश में किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को मौका दिया जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल को देश के निर्माण में लगाना चाहते हैं। तो हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और आज एक बड़ी फौज
वो वहाँ से छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश में भी और हरियाणा में पिछले 10 साल से शासन में है। हरियाणा में तो उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो एंटी इनकम्बेंसी के डर से किया गया। तो क्या आपको जब आप फील्ड में जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में, आपको दिखता है कुछ ऐसा, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरा देश मोदी जी को, मैं परसों भुना था, भुना में मैं एक गुरुद्वारे में गया, फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, दर्शकों को बता दूं, आप तो उसी ज़िले से संबंधित हैं। तो भुना में मैं गया, गुरुद्वारे से अरदास हुई, वहाँ पर मैं बाहर आया तो साथ साथ कुछ माताएं बहनें भी आई। मैंने उनको कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जी बाबा गुरु ग्रंथ साहब जी को एड्रेस करते हो कि उनका आशीर्वाद मिल गया, हम तो सब साथ हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपका भी आशीर्वाद ज़रूरी है। तो उनके मुंह से जो शब्द निकले वहीं गुरुद्वारे साहब के बाहर निकलते निकलते कि हर बार मोदी, बार बार मोदी। तो ये भाव आप समझ सकते हो कि कोई दूर दूर तक, मैं समझता हूँ कि ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फॉर्मूला है ये तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर लागू है। भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाती है। तो प्रो इनकम्बेंसी है, लोगों के अंदर है कि भाई हम बार बार मोदी जी को लाएं, वो आएंगे, देश सुरक्षित रहेगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, देश के जो लोगों का भविष्य है, आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा। इसलिए सब लोग बार बार मोदी, जब तक देश विकसित नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि मोदी जी, उनकी लेगेसी और उनका काम, वो इस देश को दिशा देगा और पूरा देश उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद द प्रिंट से बात करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।